सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं जय नंदन जी द्वारा रचित कहानी गुहार। लाश सड़ चुकी थी। उसके अंग प्रत्यंग विकृत हो उठे थे। कोई सप्ताह भर पहले इससे जान निचोड़ी गई होगी। खबर मुझे काफी देर से मिली। पता नहीं मेरे हित चिंतकों एवं हितैषियों के एक बड़े हुजूम को भी, जिसे मैंने अपने ऊपर आसमान के सारे बादलों की टकराहट से उपजी सारी बिजली टूटने के बाद सहानुभूतिवश तैयार होते देखा था, इस लाश के होने का पता इतनी देर से कैसे चला। इसके पहले तो वे 20-25 कोस की दूरी पर भी पड़ी हुई लावारिस ताजी लाश की सूचना तुरंत दे डालते थे। बहरहाल भीषण दुर्गति प्राप्त उस लाश को पहचानना बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे जहन में उनकी देह के कुछ ऐसे निशान दर्ज थे जिसके आधार पर मैं दावा कर सकती थी कि यह लाश शर्तिया मेरे पति की है। रात की पाली में ड्यूटी जाते हुए घर से कारखाने के बीच 4 मील की पसरी निर्जनता और सन्नाटे में उनके गुम होने के बाद 6 महीने के दरमियान यह 12वीं लाश थी। इसके पहले सूचित 11 लाशें मैं देख चुकी थी और सबों पर मैंने अपने पति होने का पुख्ता दावा पेश किया था। क्योंकि सभी में एक आश्चर्यजनक समानता थी कि उनमें से किसी का भी चेहरा साबुत नहीं था। मुझे उनमें से कोई भी लाश सुपुर्द नहीं की गई। हालांकि आज भी मुझे अपने उन दावों के प्रति तिल भर संशय नहीं है। लोग समझते हैं कि मैं अपना दिमागी संतुलन खो चुकी हूँ। पति की गुमशुदगी का सदमा मुझे अर्ध विक्षिप्त बना गया है। उनकी धारणा को और भी बल मिल जाता है जब वे एक आदमी की इतनी लाशें होने की मेरी जिद से परिचित होते हैं और बावजूद इसके वे मुझे सिंदूर, चूड़ी, मंगलसूत्र और रंगीन साड़ी में एक सुहागन जैसी असुविधाजनक स्थिति में पाते हैं। उन्हें समझा पाना मेरे लिए मुश्किल है कि लाश दर लाश मेरा सुहाग और भी पुष्ट होता जा रहा है। 12वीं लाश जब मैं देखने गई तो मेरे सारे शुभेच्छु पहले ही अनुमान लगा चुके थे कि इस बार भी मैं अपने पति होने की ही पुष्टि करूंगी, और सचमुच मैंने ऐसा ही किया। मैंने उचित किया या अनुचित, इसका निष्पक्ष फैसला हो, यही गुहार लेकर यहाँ मैं आपके सामने हूँ। पहली लाश यहाँ से 2-3 मील के फासले पर सुवर्ण रेखा नदी के किनारे एक बोरे में बंद मिली। इसे मैं देखते ही चीत्कार कर उठी। चाकू और छुरों से लाश बुरी तरह शत-विशत थी। अपनी आंखों से ऐसी बर्बर निष्ठुरता मैं पहली बार देख रही थी। मैंने देखा कि लाश के दोनों हाथों की मुट्ठियां बंधी हुई हैं। मेरे पति भी अक्सर अपनी मुट्ठियां बांध कर रखा करते थे। शव का रंग सांवला था और मेरे पति गौरवर्णी थे, लेकिन यह सिर्फ मैं जानती थी कि जब वे कारखाने में दमन भट्टियों में काम कर रहे होते थे या करने जा रहे होते थे तो उनका रंग बिल्कुल विवर्ण हो जाता था। उनके सीने में घने बालों के बीच घाव का एक निशान था जो लाश में भी मौजूद था। इन एक रूपताओं के आधार पर मेरा कहना सर्वथा उचित था कि यह लाश मेरे पति की है। मेरी इस निशानदेही के तुरंत बाद एक वृद्ध दंपत्ति वहां आ गया था, जो लाश की उंगलियों और चेहरे पर बची हुई एकमात्र साबुत नाक को देखकर तुरंत कह उठा था कि यह उनके बेटे की लाश है। सचमुच नाक और हाथ पैर की उंगलियां उस वृद्ध की बिल्कुल कार्बन कॉपी थी। उनके इस स्थापना पर मेरा कोई ऐतराज लाजिमी नहीं था। लाश उन्हें न मिलती तो वे बुरी तरह ढह जाते। मुझे एक और जानकारी मिली कि उनका लड़का शिक्षित बेरोजगार संघर्ष समिति का सचिव था। मेरे पति कारखाने में प्रतिपक्ष यूनियन की आतंक निवारण संघर्ष समिति के सचिव थे। अब आप ही बताइए, क्या वह मेरे पति का शव नहीं था? दूसरी लाश 8 मील दूर एक कस्बे के बाहर स्थित वाटर टावर के पीछे पड़ी हुई मिली। इसका सीना दर्जनों गोलियों से छलनी था। मैं वहां पहुंची तो एक दूसरा आदमी लाश ले जाने का उपक्रम कर रहा था। मृतक को वह अपना भाई बता रहा था। मैंने लाश में अनचाहे अपना कोई साम्य ढूंढना चाहा तो अचंभित रह गई।
उसके जबड़े भिंचे हुए से थे। मेरे पति का भी जबड़ा अक्सर अन्याय के समक्ष कस जाता था। मृतक का कद नाटा था और मेरे पति को जानने वाले जानते होंगे कि वे ऊंचे कद के व्यक्ति थे, लेकिन वे मुझे बताया करते थे कि जब वे अन्याय से हार जाते हैं तो उनका कद स्वतः बौना हो जाता है। उनमें और इस मृतक में एक और अद्भुत साम्य था। दोनों की बाईं जांघ में एक बड़ा तिल था। अब यह मानना कतई बेजा नहीं था कि यह मेरे पति का ही शव है, परंतु इसको भाई बताने वाला एक आदमी दो बहुत ही ठोस सबूत देकर अपना भाई साबित कर चुका था। उसके अनुसार सभी भाइयों की नाभि उभरी हुई थी और हाथ की कलाई कद के अनुपात में बहुत छोटी थी। अब मुझे भला क्या कहना था। कौतूहलवश मैंने मृतक के जीवन वृत्त के बारे में संक्षिप्त पूछताछ की तो एक बार फिर चकरा गई। वह आदमी अक्सर झूठे और फरेबी किस्म के आदमियों से उलझ पड़ता था और बराबर किसी न किसी से उसकी ठन जाती थी। मेरे वे भी तो ऐसे ही थे। अब आप ही बताइए, क्या उसे मेरे पति का शव मानना गलत था? तीसरी सूचित लाश का ठिकाना 10 मील की दूरी पर जिले की सरहद से कुछ अंदर ही स्थित था। इसके नाक मुंह इस तरह धुरे हुए थे कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल घूरती हुई साबुत थीं, ठीक मेरे पति की तरह। वे कभी भी किसी से आंखें चुराकर या झुकाकर बातें नहीं करते थे। कोई भी उन्हें डराने की कोशिश करता तो उनकी आंखें आग बरसाने लग जाती। लाश की काया इकहरी थी, जबकि मेरे पति के जानकार उन्हें दोहरी काया वाले व्यक्ति के रूप में याद करते होंगे। लेकिन इस बात की सिर्फ मैं राज़दार थी कि अपनी मजबूरी वाली ड्यूटी के लिए जाते समय उनका खून सूखने लग जाता था और काया सिकुड़ने लग जाती थी। एक समानता और भी परिलक्षित थी कि उनकी हथेलियों की तरह इस शव की भी हथेलियां गट्टे के निशान से भरी हुई सख्त और खुरदुरी थी। स्पष्ट था कि मैं इसे अपने पति का शव घोषित कर सकती थी, मगर हर बार की तरह इस बार भी दूसरा दावेदार आ खड़ा हुआ। साथ में उसके कई और कुटुंब परिजन थे और सबके चेहरे पर उसे एक मुश्त पहचान लेने का आत्मविश्वास था। मेरे लिए इतने लोगों को एक साथ गलत ठहराना कठिन था। मृतक की खूबियों को याद करते हुए कुछ लोग कहते पाए जा रहे थे कि वह दया, प्रेम, करुणा की प्रतिमूर्ति था। किसी भी आदमी को दुख में देखकर मदद के लिए आगे बढ़ जाना उसकी फितरत थी। मैं सन्न रह गई थी। ये लोग अपने रिश्तेदार का चरित्र चित्रण कर रहे हैं या मेरे पति का? अब आप ही बताइए ना, कैसे ना कहती कि यह मेरे पति का ही पार्थिव शरीर है। नदी में बहती हुई एक लाश के यहाँ से 8 मील दूर दक्षिण के एक गांव में किनारे लगने की खबर मुझे दी गई। यह उनके गुम हो जाने के बाद चौथी लाश थी। उसका सिर और चेहरा पूरी तरह कुचल कर चिपटा बना दिया गया था। बस उसकी तनी हुई लंबी गर्दन और पानी से फूले हुए जिस्म में उभरी हुई छाती महफूज थी, जिसका सूक्ष्म अवलोकन मुझे यह कहने के लिए इंगित कर रहा था कि यह बेशक मेरे पति का ही शव है। मगर मेरे साथ के लोग सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि मेरे पति की गर्दन छोटी और मोटी थी। मैं उन्हें क्या बताती कि जब भी उन्हें आसमान में झांकना होता था या दूर निशाना लगाना होता था, उनकी गर्दन लंबी होकर तन जाती थी। इससे पहले कि इस लाश पर मैं अपना विशेष हक जता पाती, मुझे अप्रकट रूप से एक प्रतीक्षा थी उस दूसरे आदमी की जो उस पर अपना रिश्तेदार का हक आरोपित कर देता। और ठीक ऐसा ही हुआ। एक धड़धड़ाती हुई पुलिस वैन आकर रुकी और उससे उतरे पुलिस वालों ने लाश की शिनाख्त शुरू कर दी। नतीजा यह निकला कि वह लाश कल रात में अपहत हुए एक प्रदेश मंत्री की बता दी गई। उस मंत्री के बारे में सबकी राय थी कि वह ईमानदार और कर्मठ था तथा भ्रष्ट एवं बेईमानों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। विधानसभा के अगले सत्र में वह किसी बाहुबली मंत्री के कारनामों का भंडाफोड़ करने वाला था, जिसके लिए उसे कई दिनों से धमकियां मिल रही थी। हद हो गई, ये तो मेरे पति की कहानी बताई जा रही थी। कारखाने के प्रबंधन, यूनियन और नामी गिरामी ठेकेदारों की धांधलियों से वे क्षुब्ध थे और मजदूरों की एक आम सभा करके सबका सरेआम पर्दाफाश करने का उन्होंने ऐलान कर रखा था।
उन्हें रोज रोज धमकियां और चेतावनी दी जाने लगी थी। अब आप ही बताइए ना, कैसे मैं इसे अपने पति का शव न मानूं? घर से 12 मील दूर पांचवां शव गर्दन विहीन था। उसके कुछ हिस्से मांसभक्षी पशुओं और पक्षियों के आहार बन गए थे। फिर भी दो जिसमें एक जान वाली अंतरंगता के कारण अपने पति वाले अधिकांश चिन्ह मैं आसानी से टटोल सकने में सक्षम थी। वे अपने हाथ की उंगलियों के नाखून कभी काटा नहीं करते थे। उन्हें वे एक हथियार की तरह सहेज कर रखते थे। उनके तलवे और एड़ियां बिवाइयों और कटछट के निशानों से गुथे हुए थे। चूंकि ड्यूटी के बाद नंगे पैर चलने की उन्होंने आदत बना ली थी, कहीं बाहर भी जाना होता तो वे इसी तरह चले जाते। वे कहा करते थे कि कंकड़ पत्थर और कांटे हमें संघर्ष के लिए अभ्यस्त बनाने वाले औजार हैं। उनका यह भी मानना था कि सीधे धरती से जुड़े पैर मिट्टी की सहनशीलता और उसमें समाई उर्वरा शक्ति को महसूस करते चलते हैं। अब भला अपने पति के रूप में पहचान करने से मैं कैसे इनकार कर देती? इससे पहले कि मेरे परिजन मेरी घोषणा की तायीद करते, एक हताश खोजी दल वहां फिर आ पहुंचा। दल के सदस्यों ने गहनता से देखा परखा और मेरे दावे को खारिज करते हुए अपना फैसला आरोपित कर दिया। उन्होंने बताया कि यह शव उनके गांव के एक यतीम युवक का है, जो व्यवस्था विरोध का एक निर्भीक और असुविधाजनक शख्सियत बन गया था। वह शोषितों, दलितों, पीड़ितों और गरीबों की चीखों, कराहों और टीसों को बगावत में ढालने का एक जनप्रिय जादूगर रूप में परिवर्तित हो गया था। उसे अपनी तिलभर भी परवाह नहीं थी और दूसरों के लिए जीने में उसे मजा आने लगा था। इस तरह जिहाद और बगावत उसके चरित्र का हिस्सा बन गई थी। वह जब भी मुड़कर देखता तो चीख, कराह और टीस मिश्रित आर्तनाद करती एक भीड़ उसे अपने पीछे पाता। बेजमीन के पैरों और बेआसमान के सिरों वाले लोग उस पर अपनी रहनुमाई के लिए लगातार निर्भर होते चले गए। उसने अपना कंधा हर पीड़ित आदमी के लिए सुलभ बना दिया। फिर तो उसे पता भी नहीं चला कि कब उसे अपनी रोटी दूसरों को खिलाने में ज्यादा आनंद मिलने लगा। खुली प्राकृतिक आंधी, पानी, धूप और दुनियावी निष्ठुरताओं के घूरे से कुकुर मुत्ते की तरह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वह अपना सिर उठाता जा रहा था। तभी व्यवस्था पोषक शक्तियों ने उसका पुर्जा पुर्जा छिन्न भिन्न कर दिया। आप चाहे विश्वास करें या ना करें, मेरे पति की निर्मिति भी ठीक इन्हीं धातुओं से हुई थी और ऐसी ही आग उनमें भी सुलगती रहती थी। वे अपनी पगार पर न जाने किस किस की जरूरतों की मोहर लगा दिया करते थे। कल क्या होगा इस पर जरा भी विचार करना उन्हें गवारा नहीं था। वे कहते थे कि उनका कल उन लाखों लोगों के कल से अलग क्यों होना चाहिए जो हर पल अनिश्चितता के भंवर में नाक तक धंसे रहने के लिए विवश हैं। आप मेरे जीर्ण शीर्ण कपड़े देख लीजिए, मेरे घर की हालत देख लीजिए, समझ जाइएगा। अब आप ही बताइए कि इस शव पर अधिकार पाने के और कौन से प्रमाण मुझे देने चाहिए? मैं अपने बयान को और ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी। आगे जो 6 और लाशों के साथ मुझे गुजरना पड़ा, उनके साथ भी मेरे अनुभव इसी तरह के रहे। सारी लाशें बर्बरता और वहशीपन की पराकाष्ठा के एक मौन बयान थी। जिंदगी की ऐसी लाचारी मेरे रोम रोम को जैसे कांटों में तब्दील कर डालती थी। मुझे यूं महसूस होता था जैसे मेरे जिस्म के सारे रक्त, अस्थियां और मांस आंसुओं में ढल गए हैं। कोई भी देखकर मुझे कह देता है कि मैं बस आंसू की एक लकीर भर होकर रह गई हूँ। अब मैं अत्याचार की नाव पर सवार दुखों के समुद्र में भंवरों के बीच फंसी हूँ। बस नाव डूबने के पहले शायद यह मेरा अंतिम आर्तनाद है। 12वीं लाश देखने की यातना बिछ गई है मेरे सामने। यह लाश संपूर्ण सड़कर मानो दुर्गंध का एक गुब्बारा बन गई थी। गांव वालों ने उसे ताड़ के पत्तों से ढक दिया था ताकि वह गिद्ध, कौओं और सियार कुत्तों के आक्रमण की जद में न आ सके। जीवित शरीर के प्रति कोई कितना भी खूंखार बर्ताव कर ले, लाश के साथ उसका मन द्रवित हो ही जाता है। शायद जीवन की निस्सारता और परलोक आदि का ख्याल कहीं उसके अवचेतन में उभर आता होगा। पीछे जिन शारीरिक और चारित्रिक स्थितियों का जिक्र मैं कर चुकी हूँ, सूक्ष्मता से पड़ताल करने पर उन्हीं में से कुछ इसमें भी देखी जा सकती थी। एक नया प्रमाण लाश के मुंह का खुला होना था। मेरे पति भी चुप रहने में विश्वास नहीं करते थे
और किसी भी नाइंसाफी का खुलकर प्रतिकार कर उठते थे। अतः उनकी पहचान के प्रति मेरे मन में कोई संशय नहीं था। इस बार किसी अन्य आसामी के बीच में टपक पड़ने की आशा भी नहीं रह गई थी, क्योंकि एक सप्ताह से यह शव लावारिस हाल पड़ा हुआ था। शुभ चिंतक के आवरण में मजा लेने वाले मेरे परिचितों ने लाश ले जाने की व्यवस्था कर दी थी। इस बार किसी अन्य आसामी के बीच में टपक पड़ने की आशा नहीं रह गई थी, क्योंकि एक सप्ताह से यह शव लावारिस हाल पड़ा था। शुभ चिंतक के आवरण में मजा लेने वाले मेरे परिचितों ने लाश ले जाने की व्यवस्था कर दी। पोस्टमार्टम आदि की वैधानिक प्रक्रिया से गुजरने के लिए पहले हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। पुलिस वालों ने लाश देखी और देखते देखते उनके माथे पर गहरे बल पड़ गए। उनके दृश्य पटल पर अनेक थानों के रिकॉर्ड में ब्लैक लिस्टेड एक कुख्यात डाकू उद्धार सिंह की तस्वीर चलचित्र की तरह घूमने लगी। उद्धार सिंह की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 1 लाख का इनाम था। पुलिस कर्मियों ने अपने फाइल से उसके अनेक फोटो निकालकर शव के चेहरे से मिलान किया और निष्कर्ष दिया कि यह डाकू उद्धार सिंह ही है। डाकू उद्धार सिंह के बारे में सबको पता था कि वह अमीरों को लूट कर गरीबों की मदद करता है। वह गलत और आपराधिक दुनिया में दाखिल होकर भी दलितों, पीड़ितों और शापितों के मसीहा के रूप में ढल गया था। उसे लोग राजनेताओं और नौकरशाहों की लूट खसोट और भ्रष्टाचार के खूंखार दुश्मन के तौर पर देखते थे। वह राजपाट चलाने वालों के नाम पोस्टर चिपका कर सरेआम चुनौती देता रहता था कि सुधर जाओ, नहीं तो सब पर शामत बरसा दूंगा। शायद यह दोहराने की जरूरत नहीं कि मेरे पति भी अपने कारखाने की दलाल यूनियन और क्रूर प्रबंधन के नाम इसी तरह अवरोधक की तरह चुनौतियां बिछा दिया करते थे। उन्हें लापता करने वालों को इनाम में इसी तरह एक बड़ी राशि भेंट में दी गई होगी। अब आप ही बताइए, इस लाश को अपने पति के तौर पर मेरी शिनाख्त करना क्या गलत था? इस प्रकार 6 महीने में 12 जघन्य हत्याओं के दृश्य। हासिल मुझे कुछ नहीं, हर बार दुखों की बाढ़ उफनती हुई तीव्र से तीव्रतर। मैं विधवा और सधवा की संधि रेखा पर स्थित। जानती हूँ कि मेरे पति अब जीवित नहीं है। साथ ही यह भी जानती हूँ कि उन्होंने अपनी जो पदचापें और सुगंध छोड़ी हैं वे मर नहीं सकती, चाहे उनके 12 की जगह लाख शव सामने आ जाएं। बहनों और भाइयों, आप अगर ऐसे पक्ष में खड़े हैं जो न्याय और संघर्ष का पक्ष है, तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आपके आसपास कोई ऐसा लावारिस शव पड़ा मिले जो वर्ण, आकार, कद में कैसा भी हो, मगर उसके जिस्म से नेक नियति, खुददारी और सच्चाई की गंध निकल रही हो, और अगर उसका कोई वारिस सामने ना आए तो समझिए जरूर वह मेरे पति का शव है। बिना देर किए आप मुझे उसकी सूचना दे पाएं तो मुझ अभागिन पर आपका बड़ा उपकार होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।